अच्छा जी। अब मैं आपको जो कल हमने जहाँ पे खत्म किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। और वो है कि हम इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई देख रहे थे। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना आपको? यस क्या? तो ये हमारा टॉपिक है, इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अच्छा, आपकी ना आवाज तो बहुत क्लियर नहीं आती, टूटी फूटी सी आती है। मुझे लगता है आपके माइक में या कोई ऐसा इशू है जरूर। सर नहीं वो ना अभी मैं ट्रैवल कर रही हूँ 50 से, फिर वो थोड़ा सा इशू है। अच्छा, आप ट्रैवल कर रही हो? जी सर। भाई जब क्लास होती है उसमें तो ट्रैवल नहीं करना चाहिए ना। पढ़ाई ज्यादा जरूरी है कि ट्रैवल ज्यादा जरूरी है? सर क्लास तो नहीं ना छोड़ी मैंने। चलो बहुत अच्छे भाई। अच्छा ठीक है, चलो आपका ही फायदा है। वैसे मैं कह रहा हूँ एक पीसफुल एनवायरनमेंट में, घर में किसी क्वाइट कॉर्नर पे जाके तो बंदा क्लास लेता है। एनीवे, इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की अगर हम बात करूँ ना, तो हमने कल इस पे बात की थी, ठीक है। और मैंने आपसे क्या बताया था? मैंने आपको कहा था कि अगर एक ऑब्जेक्ट है और उस पे दो ऑपोजिट फोर्सेस लग रही हैं, तो वो ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं रहेगा। क्योंकि अगर वो दोनों फोर्सेस ऑपोजिट हैं और इक्वल हैं स्ट्रेंथ में, तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव नहीं करेगा। ऐसे ही कहा था ना? जी। तो इसी तरह अगर मैं ये कहता हूँ कि डिमांड जो है ना वो बढ़ रही है और सप्लाई जो है वो कम हो रही है, सॉरी एक मिनट, सप्लाई जो है वो भी बढ़ रही है, तो आप गौर करो डिमांड के बढ़ने से, जरा आप ये गौर करो, डिमांड के बढ़ने से प्राइस क्या होना चाहिए? डिमांड के बढ़ने से सर प्राइस प्राइस। बढ़ती है ना, जी। और सप्लाई के बढ़ने से प्राइस कम होती है ना। जी। हाँ, अब ये दोनों काम हो रहे हैं, लेकिन अगर ये दोनों फोर्सेस जिनको मार्केट फोर्सेस बोलते हैं, ये मार्केट फोर्सेस है ना, अगर ये स्ट्रेंथ में इक्वल है, एक जितना चेंज आ रहा है दोनों में, इक्वल इन स्ट्रेंथ, ठीक है, तो आपकी जो प्राइस है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट, उसी ऑब्जेक्ट की तरह जिसपे दो ऑपोजिट फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं बट वो इक्वल इन स्ट्रेंथ है। इसी तरह डिमांड सप्लाई दोनों ऑपोजिट वे में प्राइस पे फोर्स लगा रही हैं। डिमांड जो है वो प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जा रही है, सप्लाई नीचे की तरफ लेके जा रही है। लेकिन अगर दोनों की स्ट्रेंथ बराबर है तो प्राइस वहीं की वहीं रहेगी। ऐसे ही है ना? जी सर। और वो मैंने आपको कल डायग्राम के साथ दिखाया भी था। दोबारा जल्दी से डायग्राम बना देता हूँ कि अगर आपके पास ये इक्विलिब्रियम है और ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है, तो लेट्स से अगर डिमांड बढ़ भी जाती है लेकिन उसके साथ सप्लाई भी बढ़ जाती है विद द सेम स्ट्रेंथ, तो आप देख रहे हो कि सप्लाई बढ़ गई, डिमांड भी बढ़ गई, लेकिन इक्विलिब्रियम नया यहीं पर ही आया है। यानी कि ई से आप E1 पे चले गए और आपकी क्वांटिटी में तो इजाफा हुआ है लेकिन आपकी प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। ये वही वाली बात है जो मैंने अभी आपको बताई है। आई होप कि आपको क्लियर होगी ये, है ना? यस। अच्छा, इसी तरह लेकिन जी जी। जरूरी नहीं है कि वो इक्वल इन स्ट्रेंथ ही हो। ऐसे भी हो सकता है कि आपकी डिमांड है और ये सप्लाई है, ये इक्विलिब्रियम है और ये प्राइस है और ये आपकी क्वांटिटी है। तो सप्लाई जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, डिमांड डिमांड में उतना इजाफा नहीं हुआ। अब जो नया डिमांड जो हमें नजर आ रहा है, नया सप्लाई का, वो तो यहाँ पे आ रहा है E1 के नाम पे, है ना? ऐसे ही है ना? जी। तो अब जो है वो प्राइस थोड़ी सी हमें कम होती है नजर आ रही है। क्वांटिटी तो अभी भी बढ़ी है लेकिन प्राइस थोड़ी सी कम होती है। उसकी वजह क्या है कि जो सप्लाई का की फोर्स है वो, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, सप्लाई में ज्यादा चेंज आ रहा है। और सप्लाई जब बढ़ती है तो वो प्राइस को कम करती है ना, और डिमांड जब बढ़ती है तो वो प्राइस को ज्यादा करती है। लेकिन डिमांड की फोर्स चूंकि स्ट्रेंथ में कम है, उसमें ज्यादा चेंज नहीं आ रहा, इसलिए इम्पैक्ट ज्यादा सप्लाई की फोर्स का आ रहा है, जो कि प्राइस को थोड़ा सा कम कर रही है। गेटिंग माई पॉइंट ना? जी। हाँ, तो पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अब आपसे पूछ रहा हूँ क्या हुआ जी, 5% इंक्रीज इन लेट्स से कॉस्ट, राइट? और साथ में क्या हुआ जी, 10% इंक्रीज
इन इनकम टैक्स। अब मुझे ये बताओ डायग्राम कैसी बनेगी, और उसमें इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी को क्या होगा। ये थोड़ा ए लेवल के स्टैंडर्ड का हम देख रहे हैं। ये डिमांड सप्लाई, क्योंकि जितना वो तो ओ लेवल में भी पढ़ा है पहले वाला। ये इक्विलिब्रियम आ गया, ये प्राइस आ गई, ये क्वांटिटी आ गई। अब बताओ मुझे क्या करना है। आपके पास ये दो फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर रहे हैं। बताएं नया इक्विलिब्रियम और क्वांटिटी क्या होगी। लेट्स से कि ये ना क्लोज मार्केट है, क्लोज मार्केट, उसकी डिमांड सप्लाई, राइट। जी बोले क्या होगा। सर पहले तो अगर सप्लाई वाले को देखें, अगर 10% इंक्रीज हो रहा है इनकम टैक्स के अंदर, नहीं तो पहले, सर सप्लाई, नहीं पहले पहले, कॉस्ट हाँ कॉस्ट का बताओ ना। इंक्रीज कर रही है कॉस्ट, तो सप्लाई डिक्रीज करेगी। सप्लाई लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। लेफ्ट, लेफ्ट पे जाएगी, ओके फाइन। अच्छा और डिमांड, सर डिमांड भी, उसका भी लेफ्ट वर्ड शिफ्ट आएगा क्योंकि इनकम टैक्स इंक्रीज हो रहा है। बढ़ रहा है लेकिन डिमांड परचेजिंग में। पावर कम होगी। अच्छा अब डिमांड में कितना ज्यादा है? चेंज आ रहा है एज डिमांड कम्पेयर में टू हाँ सप्लाई। सप्लाई है। तो अब आप ये देखो, मैंने डिमांड में ज्यादा चेंज किया है 10% दिखाने के लिए, और सप्लाई में कम चेंज किया है। तो ओवरऑल जो आपको इक्विलिब्रियम नया आ रहा है वो यहाँ आ रहा है। यानी कि ई से हम नए इक्विलिब्रियम E1 पे जा रहे हैं, और प्राइस हमें कम होती हुई नजर आ रही है। ऐसे ही है ना। और क्वांटिटी भी कम होती यस। हुई नजर आ रही है। तो ये क्या हुआ कि हमें पता है कि अ, यहाँ पे भी जो डिमांड है वो कम हो रही है। डिमांड जो है जब वो कम होती है तो वो प्राइस को भी कम करती है, नो डाउट। और सप्लाई जो है वो भी कम हो रही है, लेकिन सप्लाई जब कम होती है तो वो प्राइस को ज्यादा करती है। ऐसे ही है ना। जी। क्योंकि डिमांड कम होने से सरप्लस होता है तो प्राइस कम होती है। सप्लाई कम होने से शॉर्टेज होता है तो प्राइस ज्यादा होती है। अच्छा लेकिन चूंकि डिमांड का चेंज ज्यादा बड़ा है, वो 10% है, सप्लाई का सिर्फ 5% इम्पैक्ट आएगा। तो इसीलिए ज्यादा स्ट्रेंथ है डिमांड की, और डिमांड जो है वो प्राइस को नीचे पुश कर रही है। तो ओवरऑल जो नेट इफेक्ट आएगा वो प्राइस कम होने की शक्ल में नजर आएगा। सही है। जी। अच्छा इसी तरह से बहरहाल आपको मेरे ख्याल है ये इसकी बात की समझ आ गई। ये बाकी हम एमसीक्यू वगैरह देखेंगे, उसमें और आपको क्लियर हो जाएगा ये। और अगर, अच्छा ये एक बात बताओ, अगर मैं कहता ये दोनों कॉस्ट में भी 10% इंक्रीज आया होता तो फिर क्या होना था कॉस्ट सर में। फिर कोई इफेक्ट ना आता, प्राइस कांस्टेंट रहती। वेरी गुड, क्योंकि दोनों फोर्सेस बराबर हो गई तो फिर प्राइस में कोई चेंज नहीं आना था। हाँ क्वांटिटी क्वांटिटी ने कम जरूर होना था, लेकिन प्राइस में चेंज नहीं आना था। बिल्कुल सही आपने कहा है। बहरहाल ये आपको मेरे ख्याल है काफी अच्छे से पता ये चल गया है। आगे चलते हैं हम। और आगे अगर आप देखो तो आपको नजर आ रहा है ज्वाइंट डिमांड कॉम्प्लीमेंट सब्स्टिट्यूट, ये हम पढ़ चुके हैं। एक सब्स्टिट्यूट को ऑल्टरनेटिव डिमांड भी बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स को ज्वाइंट डिमांड भी बोलते हैं, ये आपको पता है इसके बारे में। डिराइव डिमांड के बारे में भी हमने पढ़ लिया हुआ है। ज्वाइंट सप्लाई एक चीज आई है, आपको पता है ज्वाइंट सप्लाई का मतलब क्या है। कि अगर दो प्रोडक्ट्स हैं ए और बी, मैं आपको चलो हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ज्वाइंट सप्लाई का मतलब पता है वैसे कि नहीं। सर सप्लाई किसी और गुड के साथ इकट्ठे उसको अफेक्ट करेगी, उसकी सप्लाई, अगर आप जैसे वो एक, डिमांड के अंदर। हाँ अगर आप एक चीज की सप्लाई में इजाफा करेंगे तो दूसरी चीज की सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर मीट की सप्लाई बढ़ेगी, मीट की सप्लाई अगर बढ़ेगी तो जो स्किन है, एक मिनट, जो लेदर है उसकी भी सप्लाई बढ़ जाएगी। ये लॉजिक समझ आता है। पल्ले जी। पड़ती है बात? क्या बोला कैसे। सर क्योंकि वो लेदर जो है वो उसी
के अंदर से डिराइव हो रहा है ना। मतलब अगर मीट की डिमांड बढ़ रही है तो ज्यादा जानवर जो है ना वो ज़िबा किए जा रहे हैं, उनको स्लॉटर किया जा रहा है ना। जब जी तो सर, वो और उसी के अंदर से वो आ रहा है तो। हाँ, उसी के अंदर से उनकी स्किन है, तो स्किन से लेदर बन रहा है। तो उसका मतलब है अगर मीट की सप्लाई बढ़ेगी तो स्किन से लेदर की सप्लाई भी बढ़ जाएगी, क्योंकि स्किन जो है ना वो तो बढ़िया हो जाएगी, उसको इस्तेमाल करेंगे वो लेदर के लिए। तो ये ज्वाइंट सप्लाई आ गई। अच्छा, इसी तरह से आप कह लें कि फर्नीचर की सप्लाई अगर बढ़ रही है तो स्मॉल डेकोरेशन पीसेस, स्मॉल डेकोरेशन पीसेस, उनकी भी सप्लाई बढ़ जाएगी। क्यों बोला? जब फर्नीचर बनता है तो फर्नीचर का वेस्ट होता है। कुछ लकड़ियां होती हैं जो कि टूटी फूटी रह जाती हैं या काटी होती हैं आधी छोटी, जो अब फर्नीचर के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो फिर आप उसे उस वेस्ट से कुछ ना कुछ स्मॉल आइटम बना लेते हैं, जो बाद में आप बेच सकते हैं लोगों को, जो कि उसको अपने घर को डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसकी सप्लाई भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि फर्नीचर बनेगा तो वेस्ट निकलेगा, वेस्ट निकलेगा तो उस वेस्ट का इस्तेमाल होगा डेकोरेशन पीसेस की शक्ल में, तो उसकी सप्लाई भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। यानी कि ज्वाइंट सप्लाई का मतलब है मीट की सप्लाई बढ़ेगी तो लेदर की सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, फर्नीचर की सप्लाई बढ़ेगी तो जो स्मॉल डेकोरेशन पीसेस हैं उनकी सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। समझ आ गई ना बात की? है ना शादीन? शादीन, मेरी बात की समझ आ गई ना आपको? हेलो शादीन, आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, आप ट्रैवल जो कर रही हो, तो फिर यही होना था। और ओके। करो, और ट्रैवल करो।